तो हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, और यह उसका लास्ट पार्ट है क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने सूक्ष्म जीव, घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव, औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव और ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीव ये टॉपिक कवर कर लिया है। अब जो बचे दो टॉपिक हैं, जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव और जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, जिसमें से जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन इससे देखने को ज़रूर मिलते हैं। साथ साथ में जैव नियंत्रक कारक के रूप में बीटी जो फसलें होती हैं, इनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस पार्ट के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसके सॉल्यूशन और इसकी नोट्स की वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो क्लास का पहला टॉपिक है जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। जैव नियंत्रक का अर्थ होता है बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं सूक्ष्म जीव, अर्थात कैसे इस बायोस्फीयर में ये नियंत्रण करते हैं। चलिए इसको समझते हैं। तो मानव आवश्यकता बढ़ने के साथ साथ कृषि उत्पादन बढ़ने के लिए रासायनिक उर्वरकों तथा फसलों को रोगों एवं पीड़कों का अर्थ होता है जो फसलों को खाने वाले कीट होते हैं, से बचाने हेतु अनेक रासायनिक कीटनाशकों, पीड़कनाशकों तथा शाकनाशकों का अर्थ होता है जो खरपतवार नाशक होते हैं, अर्थात खेतों में जो खरपतवार उत्पन्न हो जाते हैं का उपयोग कर रहा है। इस प्रकार पादपों के रोगों एवं कीटों के नियंत्रण हेतु जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग जैव नियंत्रण कहलाता है, अर्थात रासायनिक रूप से नियंत्रण ना करके जैविक रूप से नियंत्रण किया जाए तो उसे जैव नियंत्रण कहते हैं। रासायनिक उर्वरकों का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये मृदा, भूमिगत जल तथा फल एवं सब्जियों आदि पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जिनका सीधा प्रभाव मानव तथा अन्य जंतुओं पर भी पड़ता है। अतः सूक्ष्म जीवों का उपयोग पीड़क नाशक रूप में करने की संभावनाएं पर कार्य चल रहा है। रोगजनक जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ तथा अन्य निमेटोड्स द्वारा पीड़क कीटों को संक्रमित करके उन्हें नष्ट किया जा सकता है, अर्थात जो पीड़क कीटक हैं वो आकर के यदि फसल खाएं और उसके अंदर कोई विषाणु या जीवाणु या कवक जा कर के उन पर क्या कर दे, संक्रमण कर दे उनमें और उनमें रोग फैला दे जिससे कि वो मर जाएं, तो ऐसे में जो पीड़क है अर्थात जो इंसेक्ट है वह भी मर गया और हमें किसी केमिकल का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ा। तो जैव नियंत्रक के रूप में सूक्ष्म जीव निम्नलिखित प्रकार से उपयोग किए जा सकते हैं, या सूक्ष्म जीवों द्वारा जैव नियंत्रण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहला बात करते हैं जीवाणु द्वारा नियंत्रण, जैव नियंत्रण, जीवाणुओं द्वारा जैव नियंत्रण, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में बीटी फसल या बीटी कपास या ऐसे ही किसी नाम से दे सकते हैं, तो इस हेडिंग को आप अच्छे से समझिएगा। इस कार्य के लिए बैसिलस थुरिनजिएंसिस, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा जीवाणु है जो बीटी फसलों में होता है, तो बैसिलस थुरिनजिएंसिस नामक जीवाणु की सहायता ली जाती है। इस जीवाणु की सहायता से उत्पन्न फसलें बीटी फसल कहलाती है। इस जीवाणु का प्रयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर के लार्वा को नियंत्रित करने में किया जाता है। इस जीवाणु के शुष्क बीजाणुओं को पानी में मिलाकर दोषपूर्ण पादपों तथा फलों, वृक्षों आदि की पत्तियों को लार्वा द्वारा खा ली जाती हैं पर छिड़का जाता है, अर्थात जिन पत्तियों को यह कैटरपिलर लार्वा खाता है उन पर इनका छिड़काव कर दिया जाता है। किसका? बैसिलस थुरिनजिएंसिस का। इस प्रकार टॉक्सिन लार्वा की पाचन नली में चला जाता है, अर्थात यह जो विष है किसका? बैसिलस थुरिनजिएंसिस का, वह पहुंच जाता है लार्वा के अंदर। यह टॉक्सिन जीवाणु की आहार नाल को छिद्रित कर देता है।
ऊतक द्रव्य भरने के कारण यह फट जाती है और लार्वा की मृत्यु हो जाती है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग की विधियों से इस जीवाणु के टॉक्सिन जीन को, जो कि टॉक्सिन जीन है, को पादप में पहुंचा दिया जाता है और पादप पीड़क द्वारा किए गए आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। अर्थात इन जीन्स को पादप में इंटर करा दिया जाता है, जिससे पौधों के अंदर एक प्रतिरक्षा शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे वे इन पीड़कों से बच पाते हैं। अब ऐसे में कुछ उदाहरण है, जैसे बीटी कॉटन और बीटी बैगन। कई बार पूछ लिया जाता है कि इनसे क्या क्या लाभ हैं। तो बीटी फसलों का लाभ यह है कि इन पर कीटनाशकों का उपयोग रासायनिक रूप से नहीं करना पड़ता है। इनके अंदर जैविक रूप से यह टॉक्सिन जीन उपस्थित होता है, जिसके कारण यह पीड़क रोधी होते हैं। नुकसान क्या क्या है? तो लंबे समय बाद जो पीड़क होते हैं वह भी क्या हो जाते हैं, इसके प्रति प्रतिरक्षित हो जाते हैं, अर्थात उनके अंदर भी इसकी क्षमता उत्पन्न हो जाती है और वो लार्वा और पीड़क इसकी पत्तियों को खाने के बाद भी नहीं मरते हैं। तो ऐसे में कई बार होता है कि नई फसलें उत्पन्न करने के लिए नए बीज ही बोने पड़ते हैं, क्योंकि जो पुराने बीज होते हैं उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम हो जाती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। आगे बात करते हैं तो विषाणु द्वारा नियंत्रण अर्थात कंट्रोल बाई वायरस। तो बैकुलो वायरस मुख्यतया न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस विषाणु रोगजनक कीटों एवं अन्य आर्थ्रोपोडियन जंतुओं को नष्ट करने के लिए उपयोगी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO तथा भोज एवं कृषि संगठन FAO ने बैकुलो वायरस को पीड़क नाशक के रूप में उपयोग में लाए जाने का समर्थन किया है, क्योंकि ये पादप, स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य जीवों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालते। केवल यह कीट जो होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उन पर ही हानिकारक प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है कवकों द्वारा नियंत्रण। तो इसमें लिखेंगे कवक ट्राइकोडर्मा, जो एक मुक्त कवक है, पादपों की जड़ों में पाया जाता है। यह पादपों के रोगों के उपचार में काम आता है, अतः यह जैव नियंत्रण कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत एंटोमोप्थोरा, एस्परजिलस आदि कवकों को पीड़कों को नष्ट करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब अगला है प्रोटोजोअन्स द्वारा नियंत्रण। तो इसमें हम कुछ नाम जरूर याद कर लेंगे, जैसे माइक्रोस्पोरिडिया, ये नाम याद रखिएगा, तथा कोकिडिया की कुछ प्रजातियों भी कीट के नाश के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। ये टिड्डा, बाल वीवल तथा कीटों के लार्वा की आबादी के नियंत्रण के लिए प्रोटोजोअन रोगाणु के प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये था जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। आई होप कि ये बातें आपको जरूर समझ आई होंगी। अब आगे बात करेंगे जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव कैसे उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो रासायनिक खाद होती है वह पोल्यूशन काफ़ी करती है, तो क्यों ना जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाए, जिससे पोल्यूशन भी ना हो और अच्छी फसल उत्पन्न भी हो। तो जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव टॉपिक में हम लिख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीव अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मृदा में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, जो पादपों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, और इन्हें ही जैव उर्वरक कहते हैं। सूक्ष्म जीव वह जीव होते हैं जो मृदा की उत्पादन शक्ति बढ़ाते हैं। ये फसल को अकार्बनिक पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं, जैसे राइजोबियम, नॉस्टॉक, एनाबिना आदि। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु या साइनोबैक्टीरिया। तो ये स्वतंत्र जीवी व सहजीवी सूक्ष्म जीव होते हैं, जो मृदीय वायुमंडल से स्वतंत्र नाइट्रोजन, चूंकि नाइट्रोजन जो है वो N2 78% वायुमंडल में तो पाई जाती है, लेकिन डायरेक्ट जो N2 होती है वह अक्रिय होती है, इसलिए उसका डायरेक्ट हम अवशोषण नहीं कर सकते। इसका अवशोषण नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में किया जाता है, जो कि पौधों में उपस्थित यही जीवाणु उसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं।
तो आगे बात करें तो जो मृदीय वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं तथा इसे नाइट्रोजन के लवणों में बदल देते हैं, स्थिरीकृत नाइट्रोजन का एक भाग दूसरों को तुरंत उपलब्ध हो जाता है, जबकि शेष भाग उनकी मृत्यु के बाद उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है फास्फेट जीवाणु। ये पादपों द्वारा अवशोषण के लिए अघुलनशील मृदीय फास्फेट को घोलने के लिए फास्फेटेज स्रावित करते हैं। नेक्स्ट है माइकोराइजा। माइकोराइजा अलग से भी पढ़ा भी देंगे क्योंकि यह पूछा भी जाता है। तो यह अधिकांश वनीय पादपों में होता है। यह कार्बनिक पदार्थ से पोषक पदार्थों के अवशोषण व घोलने में भाग लेता है। जैव उर्वरक एवं रासायनिक उर्वरक में तुलना भी हम आपको ज़रूर बता देंगे क्योंकि यह एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर में पूछा जाता है। तो रासायनिक उर्वरक महंगे होने के साथ साथ मृदा के लिए हानिकारक होते हैं। ये मृदा की उर्वरा शक्ति को नष्ट करके उसे बंजर बनाते हैं। इसके विपरीत जैव उर्वरक मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं तथा ये सस्ते व निःशुल्क होते हैं। इनके अधिक उपयोग से मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है रासायनिक उर्वरक के, जबकि जैव उर्वरक मानव स्वास्थ्य हेतु हानिकारक नहीं है। इनके उत्पादन से कोयला व पेट्रोलियम के उपयोग से प्रदूषण में वृद्धि होती है और जबकि जो जैव रासायनिक होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। आगे बात करते हैं तो माइकोराइजा पर हमने कहा था बात कर लेते हैं। तो जो माइकोराइजा है वह टिप्पणी लिखने को 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। माइकोराइजा एक सहजीवी कवक है जो पर्वतीय क्षेत्रों में प्रमुखतया जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, जिनमें नेकेड सीड पाए जाते हैं, अर्थात बीज के ऊपर बीज आवरण नहीं उपस्थित होता है। पादपों की जैसे साइकस, स्पाइनस, इफेड्रा आदि पादपों की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। सहजीवी का अर्थ होता है ऐसा जीवन जिसमें दोनों को फायदा हो, अर्थात जो कवक है वह भी स्थान पा रहा है जबकि इससे जिम्नोस्पर्म के पौधे को भी लाभ हो रहा है। यह 2 प्रकार का होता है। बाह्य माइकोराइजा यह अधचर्म के बाहर जड़ के चारों ओर उपस्थित होता है परंतु अधचर्म के अंदर प्रवेश नहीं करता है। दूसरा है अंतः माइकोराइजा, यह अधचर्म के अंदर की ओर वल्लकुट अर्थात कॉर्टेक्स तक प्रवेश कर पाता है परंतु अंतः चर्म के बाहर तक ही सीमित रहता है। दोनों प्रकार के माइकोराइजा फास्फोरस व अन्य पोषक तत्वों को मृदा से अवशोषित कर पादप को प्रदान करते हैं तथा बदले में पादप द्वारा निर्मित कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात भोजन भी प्राप्त हो जाता है इनको। इसके अतिरिक्त माइकोराइजा परपोषी की जड़ के संक्रमण से होने वाले रोग सूखे एवं लवणता से भी बचाते हैं। तो इस तरह से ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते रहते हैं। तो ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में हमने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न हैं तथा एनसीईआरटी सॉल्यूशन की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके पास जो भी समय मिलता है उसको पढ़ाई में लगाएं और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।